हेलो स्टूडेंट्स, यूपी मिसमी ने 2024 के लिए इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था उसके रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को हमने पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किया था और आज उसी सीरीज़ में उसके पार्ट 3 में यानी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन को। आपके क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी में यानी जिसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से ग्रामर और लिटरेचर के जो क्वेश्चंस इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उनको हम आज डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे। और इसके पहले जो 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चैनल पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। और अब विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द ग्रामर सेक्शन ऑफ दिस मॉडल पेपर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के साथ में टू लगा हुआ है तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन उसको किस आधार पे चेंज किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को देख करके। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो हम सेट टू को चेंज करके टोल्ड कर देते हैं। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम सेट टू को चेंज करके आस्क कर देते हैं। और अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है यानी उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है या ऑर्डर दिया गया है या एडवाइस दी गई है तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं, एडवाइस वाले सेंटेंसेस में हम एडवाइस्ड कर देते हैं और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके ऑर्डर्ड कर देते हैं। तो यहाँ आपको रिपोर्टेड स्पीच देखने से समझ में आ रहा होगा, प्लीज वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ये एक रिक्वेस्ट है, तो हम सेट टू को चेंज करके रिक्वेस्टेड कर देंगे। इसके बाद दूसरा काम क्या किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और इसकी जगह कोई कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है और उसको भी रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए यूज किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो हम कंजंक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। और अगर वो रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम टू लगा करके दोनों क्लॉजेस को जोड़ देते हैं। इसके बाद एक काम और करना होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन यूज किया गया है तो उस प्रोनाउन को भी हमें चेंज करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मी प्रोनाउन यूज किया गया है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन चेंज करने का जो नियम है वो ये है कि अगर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हमें द बॉय के हिसाब से प्रोनाउन लगाना है, तो द बॉय के हिसाब से मी की जगह हिम यूज होगा। और इस तरह से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डेज लीव। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हु से स्टार्ट होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम सेंटेंस की शुरुआत बाय होम से करते हैं और उसके बाद पैसिव वॉइस वाले नियम लग जाएंगे। तो आप जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। सबसे पहले हमने बाय होम से सेंटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है पैसिव वॉइस बनाते समय, हमने वॉज लगा दी क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो वॉज या वर में से लगेगा, इंग्लिश के साथ वॉज लगेगा। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं यू और इंग्लिश, तो इन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट को उठाया है तो बाय होम वॉज इंग्लिश। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट और ये वाला ऑब्जेक्ट बाद में जब लिखा जाएगा तो उसके पहले टू लगा करके लिखा जाएगा टू यू, बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। यू यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यू के साथ वर लगता है तो यहाँ पर वर आ जाएगा, लेकिन जब इंग्लिश को हम बाद में ले जाएंगे तो हम टू को यूज नहीं करेंगे। तो बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश या फिर बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। थर्ड क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग,
यानी आपको नीचे लिखे हुए इस सेंटेंस में सही जगह पर कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है और सही जगह पर पंक्चुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अपोस्ट्रोफी मार्क या क्वेश्चन मार्क, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स हैं। और भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इनको यूज़ करते हुए पंक्चुएशन करना है। इसके अलावा आपको इस सेंटेंस में किसी भी वर्ड को ना तो किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है और ना ही किसी वर्ड को इधर उधर करना है। तो ये नियम आपको पता होगा कि जब भी हम किसी नए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अक्षर यानी इनिशियल लेटर कैपिटल बनता है, यानी ही का एच जो है वो कैपिटल बनेगा। इसके बाद लिखा है रोट, रोट के बाद लिखा है आई कैंट कम बिकॉज आई एम इल। इस सेंटेंस को पढ़ने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये उसके कहे हुए शब्द हैं। तो किसी व्यक्ति के कहे हुए जो शब्द होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा और इस क्लॉज को इस क्लॉज से अलग करने के लिए इस जगह पर कॉमा लगा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच लिखी रहती है वो एक नया सेंटेंस होता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल बनता है, यानी ये जो आई है ये कैपिटल हो जाएगा। और आई प्रोनाउन कहीं पर भी लिखा जाए, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो बीच में हो, हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। यानी ये जो बीच वाला आई है ये भी आई प्रोनाउन है, इसको भी कैपिटल में ही लिखा जाएगा। इसके अलावा ये जो शब्द है कैंट, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी दो वर्ड्स को जोड़ करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्शन में किया जाता है, कैंट का फुल फॉर्म है, कैंट में जो दो वर्ड्स जोड़े गए हैं वो हैं कैन प्लस नॉट। तो कॉन्ट्रैक्शन करते समय इसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक या दो लेटर्स उसमें से गायब कर दिए जाते हैं, यानी ओमिट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एन और ओ को ओमिट कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, और इन दो लेटर्स की जगह पर मार्क ऑफ अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है, जिससे पता चले कि यहाँ से कुछ लेटर्स को ओमिट किया गया है। तो जब ये वर्ड्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा CAN, इसके बाद अपोस्ट्रोफी मार्क और T, कैंट। तो N के बाद अपोस्ट्रोफी मार्क लगेगा, तो यहाँ पर हम N के बाद अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे। फिर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में आखिरी में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को लास्ट में जब हम स्टार्ट इधर से करते हैं तो लास्ट में क्लोज भी किया जाता है। तो इस सेंटेंस को जब हम पंक्चुएट करके लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही रोट, ही का एच कैपिटल है, रोट के बाद यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया गया है, इसके बाद पहला अक्षर आई कैपिटल हो गया, कैंट में एन के बाद अपोस्ट्रोफी, और ये सेंटेंस पूरा इसमें आई, यहाँ पर ये जो स्मॉल यूज़ किया गया था इसको भी कैपिटल लिखा जाएगा, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। तो ये होता है पंक्चुएशन। इस तरह से आपको पंक्चुएशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इस पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसके लिए आपको ट्रांसलेशन के रूल्स पता होने चाहिए। इस वीडियो में सारे रूल्स कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसी पैसेज को देखेंगे ट्रांसलेट करके। पहला सेंटेंस है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। तो यहाँ पर आपको लास्ट में था देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है। तो कल सुबह के लिए इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, येस्टरडे मॉर्निंग। सब्जेक्ट है मैं, जिसके बारे में बात हो रही है, जो जाने के काम को करना चाहता था वो है मैं, यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे आई। इसके बाद मेन वर्ब है इसमें चाहना, चाहता था, चाहने की इंग्लिश होती है वांट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वांटेड। क्या करना चाहता था, जाना, तो जाने के लिए यहाँ पर हम गो यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले उसको हम इन्फिनेटिव में यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं, किसी वर्ब के पहले टू लगा करके, तब ये जो वर्ब है ये वर्ब का काम नहीं करती बल्कि नाउन का काम करती है। तो मेन वर्ब के बाद हमने टू गो लिख दिया। कहाँ जाना चाहता था, टू द लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। यहाँ पर भी गया यानी लास्ट में आ की मात्रा लगी है, तो इसको देख करके भी आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी समय के लिए लिखा जाता है एट द सेम टाइम। मेरा एक मित्र, इसकी इंग्लिश बनेगी अ फ्रेंड ऑफ माइन। आ गया, आने की इंग्लिश होती है कम।
और हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम, क्या करने, मिलने। अब क्योंकि हम वर्ब लगा चुके हैं तो हम नेक्स्ट जो मिलने ये जो वर्ब है मीट, इसको हम इन्फिनेटिव बना के यूज़ करेंगे तो हो जाएगा टू मीट, और मुझसे के लिए क्या लगेगा, मी। एट द सेम टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी। हम देर तक साथ रहे, यहाँ पर भी एक ही मात्रा लास्ट में लगी हुई है, यानी ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। रहने की इंग्लिश होती है स्टे, स्टे की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और साथ के लिए लगता है टुगेदर, तो साथ रहने के लिए होगा स्टेड टुगेदर, और सब्जेक्ट है हम, जिनके बारे में बात हो रही है। हम की इंग्लिश होती है वी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ जाएगी स्टेड टुगेदर। कब तक, शाम तक, तक के लिए लगता है टिल, और शाम की इंग्लिश होती है इवनिंग। वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग। मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस ये है मित्र से मिलकर मैं खुश था, दूसरा सेंटेंस है पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। इन दो सेंटेंसेस को इस कंजंक्शन से किंतु से जोड़ा गया, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो इसको हम टुकड़ों में बांटकर बना सकते हैं। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, मित्र से मिलकर मैं खुश था। तो इसमें मैं खुश था के लिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। किस लिए खुश था, मित्र से मिलकर, तो यहाँ पर हम हैप्पी के बाद मिलने के लिए हम इसको इन्फिनेटिव में यूज़ करेंगे, टू मीट माई फ्रेंड। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस है पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, तो इसको भी हम टुकड़े में तोड़कर सेंटेंस बनाएंगे। लिटरल ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेंस सही होना चाहिए। तो पहले हम बनाएंगे मैं दुखी भी हुआ या मैं दुखी भी था, और फिर उसका कारण बताएंगे क्यों दुखी था, क्योंकि मैं पुस्तकालय नहीं जा सका था। तो ये सेंटेंस बनेगा आई वॉज ऑल्सो सैड, क्योंकि के लिए लगा देंगे बिकॉज, मैं नहीं जा सका था कि इंग्लिश बन जाएगी आई कुड नॉट गो, कहाँ नहीं जा सका था, पुस्तकालय, टू द लाइब्रेरी। और इन दोनों सेंटेंसेस को हम इस कंजंक्शन बट से, जिसकी हिंदी होती है किंतु या परंतु, उससे जोड़ देंगे, और इस तरह सेंटेंस बनेगा आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट आई वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4 क्वेश्चंस आपके ग्रामर सेक्शन से लिए गए थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 वो लिटरेचर सेक्शन से होगा। तो अब हम देखते हैं लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चंस जो इस मॉडल पेपर में आपसे पूछे गए हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको शॉर्ट या लॉन्ग आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको क्या करना है, लिखा है आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी आपको 30 से 40 वर्ड लिमिट में आंसर्स देने हैं, यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस के पेयर के बीच में और लिखा हुआ है, यानी आपको ऊपर वाले 2 में से कोई एक करना है और नीचे वाले 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो हम यहाँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम चारों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चारों के आंसर समझ में आ जाए। और लेकिन जब आप पेपर करेंगे तो आपको ऊपर वाले 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, कोई एक सॉल्व करना है, और नीचे वाले 2 में से कोई एक सॉल्व करना है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा। तो इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है, और इसका आपको शॉर्ट में आंसर देना है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ है, जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूँगी वो इस आंसर के की वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और जिनके बिना ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है स्वीट ब्रेड, बोल, बोलिनहास, सैंडविचेस, loaves of bread and bread bangles are different types of bread popular in Goa. गोवा में स्वीट ब्रेड, बोल, बोलिनहास, सैंडविचेस और लोव्स ऑफ ब्रेड एंड ब्रेड बैंगल्स, ये अलग अलग तरह के ब्रेड टाइप्स हैं जो कि गोवा में पॉपुलर हैं। द मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड एंड बोल। मैरिज के गिफ्ट्स बिना स्वीट ब्रेड या बोल के मीनिंगलेस होते हैं, यानी मैरिज में स्वीट ब्रेड और बोल ये दोनों गिफ्ट जरूर दिए जाते हैं।
गिफ्ट के साथ में ये दोनों स्वीट ब्रेड और बोल ज़रूर दिया जाता है। ओकेजन्स एंड सेरेमनीज आर इनकम्प्लीट विदाउट लोव्स ऑफ ब्रेड। वहाँ गोवा में कोई भी ओकेजन, कोई भी अवसर या कोई भी सेरेमनी इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है बिना ब्रेड के। क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स लूज इट्स चार्म्स विदाउट बोलिनहाज। क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स भी अपना चार्म खो देते हैं अगर उनमें बोलिनहाज ना हो तो। यानी ये जो बोलिनहाज है या स्वीट ब्रेड है, ये बहुत ज़रूरी है वहाँ किसी भी फेस्टिवल के लिए, किसी भी मैरिज के लिए। जैसे हम लोग गिफ्ट्स के साथ में स्वीट्स देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, उसी तरह से वहाँ पर ब्रेड चलती हैं, स्वीट ब्रेड्स चलती हैं। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेज इन हर डॉटर्स मैरिज। अपने बेटी की शादी में जो घर की लेडी होती है वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती है। दस ब्रेड हैज़ एन एसेंशियल प्लेस इन गोवन ट्रेडिशन। इस तरह से गोवा की ट्रेडिशन में ब्रेड जो है वो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु टुक पिटी ऑन द यंग सीगल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। यंग सीगल पर किसने दया दिखाई और उस रात वो कहाँ सोया था। तो हु के आंसर में आपको उसका नाम बताना है जिसने उस यंग सीगल पर दया दिखाई थी, और वेयर में आपको वो जगह बतानी है जहाँ पर उस रात वो सोया था। तो ये यंग सीगल वाला क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, और इसका आंसर आप लिखेंगे, द यंग सीगल्स मदर टुक पिटी ऑन हिम एंड शी ऑफर्ड हिम अ पीस ऑफ फिश। यंग सीगल की माँ ने उस पर दया दिखाई और उसने उसको फिश का एक टुकड़ा ऑफर किया। और सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप बताएंगे, ही स्लेप्ट इन अ लिटिल होल अंडर द लेज। वो लेज यानी चट्टान के नीचे एक छोटे से होल में, छोटे से गड्ढे में सोया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। वल्ली ने बस टिकट के लिए पैसा कैसे बचाया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 7th चैप्टर मैडम राइट्स द बस से लिया गया है, और इसके आंसर में आप लिखेंगे, वल्ली सेव द मनी फॉर द बस टिकट बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशंस। अपने टेम्पटेशंस यानी अपने लालच को रेजिस्ट करके, रेजिस्ट की जगह आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। रेजिस्ट का मतलब रोकना या कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। अपने लालच को रोककर उसने बस टिकट के लिए पैसा बचाया। और वो लालच किस चीज़ का था, टू बाय टॉयज, बलून्स एंड पेपरमिंट्स एक्सेट्रा। खिलौने, गुब्बारे या पेपरमिंट्स खरीदने का जो लालच था उसको रोककर उसने बस टिकट के लिए पैसा बचाया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सेव मनी। पैसा बचाना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था। शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसा फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। और अपने लालच को रोककर वो 60 पैसे बचाने में समर्थ हो पाई अपनी पहली बस जर्नी के लिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो आप अपने हिसाब से कुछ एक्सप्लेन करके इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। मेन आंसर जो है वो ये है कि उसने अपने खिलौने खरीदने के या बलून्स खरीदने के या पेपरमिंट्स खरीदने के लालच को कंट्रोल करके या उसको रोक कर बस टिकट के लिए पैसा बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से लेंचो नाराज क्यों था। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, और इसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि लेंचो उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से नाराज क्यों था। क्योंकि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा भरोसा था। ही थॉट, वो ये सोचता था, दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 पैसोज। ये ईश्वर उसको 100 पैसोज ज़रूर दे देंगे। दैट ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, जो उसने उनसे मांगे थे। ऑन सीइंग, ये देखकर, दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसोज, कि उसको केवल 70 पैसोज ही प्राप्त हुए हैं, इंस्टेड ऑफ 100 के बजाय। ये देखकर ही थॉट, उसने ये सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने द रेस्ट ऑफ द मनी मतलब बाकी का पैसा, हैड स्टोलन मतलब चुरा लिया था। एंड दिस मेड लेंचो एंग्री, और इस बात ने लेंचो को नाराज कर दिया। इस कारण वो उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से नाराज था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रोज से आएगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा।
यहाँ मॉडल पेपर में जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। कीसा गौतमी ने अंत में क्या शिक्षा प्राप्त की। और सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। एज और एक्सपीरियंस के साथ यानी उम्र और अनुभव के साथ नेल्सन मंडेला का स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार था, जो अवधारणा थी, वो कैसे चेंज होती गई। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपके लेसन 8 द सरमन एट बनारस से लिया गया है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। और आपको इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। हम लोग यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कीसा गौतमी ने अंत में क्या शिक्षा प्राप्त की। तो आपको इसके आंसर में बताना है कि कीसा गौतमीज ओनली सन डाइड। कीसा गौतमी का इकलौता बेटा मर गया। सो शी वॉज इन ग्रेट ग्रीफ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुख में थी। शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने डेड चाइल्ड को, अपने मरे हुए बेटे को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा मांगी। अ मैन एडवाइज्ड हर टू गो टू बुद्धा, एक व्यक्ति ने उसको एडवाइस किया कि वो बुद्धा के पास जाए। कीसा गौतमी वेंट टू बुद्धा टू गेट मेडिसिन, कीसा गौतमी बुद्धा के पास गई दवा लेने के लिए। दैट वुड क्योर हर सन, जो दवा उसके बेटे को क्योर कर दे, ठीक कर दे। बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर लव्ड वन। बुद्धा ने उससे कहा कि वो एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज लेकर आए फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसे घर से वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर लव्ड वन, जहाँ पर किसी ने भी अपने किसी प्रियजन को ना खोया हो। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो एक घर से दूसरे घर गई, बट शी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। इन द एंड शी लर्नड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अंत में उसने ये सीखा, उसने ये शिक्षा प्राप्त की कि जो डेथ होती है, मृत्यु जो है, वो भी जीवन का ही एक हिस्सा है। दोज हु आर बॉर्न हैव टू डाई, वो लोग जो पैदा हुए हैं उनको मरना होता है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए कॉमन है। बुद्धा टोल्ड हर दैट द वाइज डू नॉट ग्रीव, बुद्ध ने उसको बताया कि जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो दुख नहीं करते। एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, और वो वास्तविकता को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। दिस गेव हर स्ट्रेंथ टू ओवरकम ग्रीफ, और इसी शिक्षा ने, इसी ज्ञान ने उसको अपने ग्रीफ को यानी अपने दुख को ओवरकम, काबू करने के लिए उसको स्ट्रेंथ दी, शक्ति दी। और सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे विथ एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। एज और एक्सपीरियंस के साथ मंडेला फ्रीडम का जो रियल मीनिंग है, उसका जो वास्तविक अर्थ है, उसको समझ गए। एज अ यंग बॉय, जब वो यंग बॉय थे, जब वो लड़के थे, ही थॉट, तो वो ये सोचते थे दैट ही वॉज बॉर्न फ्री टू रन इन द फील्ड्स, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कि वो फील्ड्स में दौड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, क्लियर स्ट्रीम यानी साफ नदी की धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र हैं। उस समय स्वतंत्रता का मतलब उनके लिए ये था। एज ही ग्रू ओल्डर, जब जैसे जैसे वो बड़े हुए, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। तब उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था फैमिली को रेज करना, यानी अपने फैमिली का पालन पोषण करने की स्वतंत्रता, या लाइवलीहुड मीन्स जीविका कमाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के इस विचार ने उनके विचारों पर हावी होना शुरू कर दिया, यानी उस समय उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब ये था। एज अ यंग मैन, जब वो यंग मैन हुए, जब वो बड़े हुए, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम गॉट मैच्योर, तो फ्रीडम का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो भी मैच्योर हुआ, स्वतंत्रता की उनकी अवधारणा भी विकसित हुई। ही नाउ मेंट फ्रीडम एज लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ, अब उनके लिए फ्रीडम मेंट लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ, अब उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था गौरवपूर्ण जीवन जीना। ही स्लोली अंडरस्टूड, धीरे धीरे वो समझ गए दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, कि केवल उनकी ही स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, उनके जैसे सभी ब्लैक स्किन्ड लोगों की यानी अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता को हैड ऑलरेडी बीन टेकन, पहले ही छीना जा चुका था। आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, और ये समझ आने के बाद, ही डेवलप्ड अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल,
उन्होंने अपने जैसे लोगों की स्वतंत्रता के लिए भूख विकसित करना शुरू कर दिया, यानी अपने जैसे अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से उम्र और अनुभव के साथ उनकी फ्रीडम की जो अवधारणा थी वो चेंज होती गई। क्वेश्चन नंबर 7 पोइट्री से होगा, जिसमें आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी एक पोएम से कोई एक क्वेश्चन होगा, या फिर अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से किसी भी एक पोएम की 4 लाइन्स लिख सकते हैं, लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो पोएम की लाइन्स दी गई हैं उन लाइन्स को आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये 4 लाइन्स तो आप जो भी आपने तैयार की हो वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। जू में जो एक टाइगर होता है और जंगल में जो एक टाइगर होता है, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस को मेंशन करिए, उनके बीच में अंतर जो होते हैं उनका उल्लेख करिए। तो ये क्वेश्चन आपकी 3rd पोएम टाइगर इन द जू से लिया गया है, और इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, इन द जू द टाइगर इज पुट इन अ सीमेंटेड सेल। जू में टाइगर को एक सीमेंट से बनी हुई सेल में रखा जाता है। बिहाइंड द बार्स, बार्स के पीछे। ही कैन नॉट मूव बियॉन्ड द केज, वो अपनी केज के बाहर नहीं घूम सकता। एंड इन द फॉरेस्ट, जबकि फॉरेस्ट में ही इज फ्री टू मूव वेयर एवर ही लाइक्स, वो जहाँ वो चाहे वहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ही इज फ्री टू एंजॉय किलिंग हिज ओन प्रे, द ग्रीनरी एंड द नेचुरल ब्यूटी अराउंड हिम, वो अपने शिकार को मारने का आनंद लेने के लिए, ग्रीनरी और अपने आसपास की नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होता है। एट नाइट, रात के समय, ही कैन हियर द साउंड्स ऑफ अदर एनिमल्स, रात के समय जंगल में वो दूसरे जानवरों की आवाज़ सुन सकता है। एंड नॉट द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू गार्ड्स, जू गार्ड्स के पेट्रोलिंग कार्स की उसको साउंड नहीं सुननी पड़ती, बल्कि दूसरे जानवरों की साउंड्स को वो जंगल में सुन सकता है, जबकि जू में उसको पेट्रोलिंग कार्स की साउंड सुननी पड़ती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो जू के एक टाइगर और जंगल के एक टाइगर के बीच में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी पोइट्री से होगा, जिसमें 3 पोएम्स में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो यहाँ पर जो 3 पोएम्स इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं वो हैं फायर एंड आइस, द ट्रीज एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इन 3 में से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। हम लोग यहाँ पर तीनों के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ द 2 ways, बाय आइस और बाय फायर। पोएम फायर एंड आइस में, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, पोएट इस विचार को अभिव्यक्त करते हैं कि इस संसार का अंत इन 2 में से किसी एक तरीके से हो सकता है, बाय आइस और बाय फायर, या तो आइस के द्वारा या फिर फायर के द्वारा। आइस मीन्स बर्फ एंड फायर मीन्स आग। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर। पोएट यहाँ इस पोएम में फायर को यानी आग को डिजायर के समान बताते हैं। उसकी समानता डिजायर्स यानी मनुष्य की असीमित इच्छाओं से करते हैं। ही सेज, वो ये बताते हैं दैट ही हैज टेस्टेड डिजायर, कि उन्होंने इच्छाओं का स्वाद चखा है। एंड ही नोज, और वो ये जानते हैं दैट द फायर ऑफ ह्यूमन डिजायर्स एंड ग्रीड, कि मनुष्य की असीमित इच्छाओं और उसके लालच की जो आग है, विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, ये संसार का अंत कर देगी। द पोएट देन इक्वेट्स आइस विद हेट्रेड। उसके बाद पोएट आइस की समानता हेट्रेड यानी घृणा से करते हैं। हेट्रेड अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच में जो घृणा है, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ये भी संसार के अंत का कारण बन सकती है, इसका परिणाम भी संसार का अंत हो सकता है। द पोएट हैज़ द व्यू, पोएट का ये विचार है दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड, कि ये जो संसार है ये डिजायर और हेट्रेड, मनुष्य की असीमित इच्छाओं और घृणा से भरा हुआ है। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ एनॉर्मस स्पीड, ये दोनों ही बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं। बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू कंप्लीट एंड, और ये दोनों ही फायर एंड आइस दोनों ही समान रूप से कॉम्पिटेंट हैं कि वो संसार का पूरी तरह से अंत कर सकती हैं। एंड इफ वी डू नॉट चेक देम, और अगर हम उनको रोकते नहीं हैं फ्रॉम ग्रोइंग, बढ़ने से, तो द वर्ल्ड विल पैरिश,
तो ये संसार जो है वो पैरिश मीन्स नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज। तो अब हम देखते हैं पोएम द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया। इसकी सेंट्रल आइडिया में आप लिख सकते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है मनुष्य और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाना, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष है, उसको बताना। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के यानी समाज के ग्रोथ और डेवलपमेंट विकास के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट। मनुष्यों ने नेचर को, प्रकृति को अपने खुद के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए यूज़ किया है। दे हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट। और उन्होंने जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बहुत सारी हानि पहुंचाई है अपने बेनिफिट के लिए। द पोएम टेल्स अस, पोएम हमें ये बताती है हाउ द ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल्स दैट ह्यूमंस हैव पुट अराउंड देम, कि किस तरह से ट्रीज उन वॉल्स को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहते हैं जो कि मनुष्यों ने उनके चारों तरफ बना रखी है, एंड गो आउट इनटू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट में बाहर जाना चाहते हैं। इट सजेस्ट, दिस पोएम सजेस्ट दैट द ट्रीज एंड प्लांट्स यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन फील इम्प्रिजन्ड, कि इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, अपने घर को सजाने के लिए जो ट्रीज और प्लांट्स को लोग घरों में लगा लेते हैं, वो ट्रीज और प्लांट्स फील इम्प्रिजन्ड, कैद के जैसा महसूस करते हैं, एक कैदी के जैसा महसूस करते हैं। दे कैन नॉट गिव अस द फीलिंग ऑफ नेचर, और घर के अंदर अगर हम किसी प्लांट्स या ट्रीज को लगाते हैं, दे कैन नॉट गिव अस द फीलिंग ऑफ नेचर, वो हमें नेचर की फीलिंग नहीं दे सकते। रियल नेचर इज आउटसाइड, जो वास्तविक नेचर है, वास्तविक प्रकृति है, वो बाहर होती है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट फॉर आवर ओन बेनिफिट, और हमने अपने खुद के भले के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया है। थ्रू द पोएम, इस पोएम के द्वारा द पोएट ट्राइज टू कन्वे, पोएट हमें ये कन्वे करने का प्रयास करती हैं दैट ह्यूमंस मस्ट अंडरस्टैंड, कि मनुष्यों को ये समझना चाहिए द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन नेचर, कि उनके इन एक्शंस का नेचर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एंड मेंड देयर वेज बिफोर इट इज़ टू लेट, और अपने तौर तरीकों को मेंड कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। और नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके सेंट्रल आइडिया में आप लिख सकते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ फनी पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड बेलिंडा एंड हर 4 पेट्स। ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक फनी पोएम है जो कि हमें बेलिंडा नाम की एक गर्ल और उसके 4 पेट्स यानी उसके 4 पालतू जानवरों की स्टोरी बताती है। द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी इज बेलिंडाज पेट ड्रैगन कस्टर्ड। इस स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, वो है बेलिंडा का पालतू ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड। द पोएट सेज दैट ऑल द अदर पेट्स आर वेरी ब्रेव बट द ड्रैगन कस्टर्ड इज ऑलवेज मॉक्ड फॉर बीइंग कॉवर्डली। पोएट बताते हैं कि बाकी सारे जो पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन ड्रैगन कस्टर्ड का हमेशा मजाक बनाया जाता है कायर होने के कारण। However, when a real danger comes, फिर भी जब वास्तव में खतरा आता है तो all the pets run away except custard, तो सारे पालतू जानवर भाग जाते हैं सिवाय कस्टर्ड के। कस्टर्ड shows bravery and courage at the right moment. कस्टर्ड सही समय पर बहादुरी और साहस दिखाता है and saves everyone's life, और सभी के जीवन को बचा लेता है। In this poem, The poet has tried to tell us, इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताने का प्रयास किया है that we should not form an opinion about a person on the basis of his looks or what others say about him, कि हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में इस आधार पर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए कि वो कैसा दिखता है या दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपकी सप्लीमेंट्री बुक से है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना होगा, यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें मॉडल पेपर में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से है। और सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, ग्रिफिन क्या प्रूव करना चाहता था
क्या सिद्ध करना चाहता था? कुड ही डू दैट, क्या वो ऐसा कर सका? ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। हम यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, द डॉक्टर ट्रीटेड ट्रिकी जस्ट लाइक एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग विच नीडेड सफिशिएंट एक्सरसाइज विद अ कंट्रोल्ड डाइट। डॉक्टर ने ट्रिकी को ठीक एक ओवरवेट और लेजी डॉग की तरह ट्रीट किया, जिसको कि सफिशिएंट एक्सरसाइज, पर्याप्त एक्सरसाइज की और कंट्रोल्ड डाइट की ज़रूरत थी। द डॉक्टर डिडंट गिव एनी फूड टू ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को बिल्कुल भी खाना नहीं दिया। ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिनों तक उन्होंने उसको पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। एंड केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा। ही ग्रेजुअली इंक्रीज्ड ट्रिकीज फूड, धीरे धीरे उन्होंने ट्रिकी के खाने को बढ़ाया। एंड सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, और उसको फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए भी फ्री छोड़ दिया, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, जिसके उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, ग्रिफिन क्या प्रूव करना चाहता था, क्या सिद्ध करना चाहता था? कुड ही डू दैट, क्या वो ऐसा कर सका? इसके आंसर में आप लिखेंगे, ग्रिफिन वांटेड टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ये सिद्ध करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी जो है, मनुष्य का जो शरीर है, वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, कुड ही डू दैट, क्या वो ऐसा कर सका? इसके आंसर में आप लिखेंगे, येस ही कुड डू दैट, हाँ वो ऐसा कर सका था। ही डिस्कवर्ड सम ड्रग्स, उसने कुछ ड्रग्स डिस्कवर की थी, कुछ दवाइयों की खोज की थी, विच कुड मेक ह्यूमन बॉडी बिकम इनविजिबल, जो कि ह्यूमन बॉडी को अदृश्य बना सकती थी। ही कंज्यूम्ड दोज ड्रग्स, उसने वो ड्रग्स खा ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम इनविजिबल, और उसका शरीर अदृश्य हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 10 सप्लीमेंट्री से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और 2 में से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ मॉडल पेपर में जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर मटिल्डा ने नेकलेस न खोया होता तो क्या हुआ होता। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के 7th चैप्टर द नेकलेस से लिया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर, कि आप ये मान लीजिए कि आप भोली हैं और इस समय आप एक टीचर हैं। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। और अपने आप को भोली मानते हुए अपनी फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में और अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में कुछ लिखिए। तो इन 2 में से भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ हम दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं, इफ मटिल्डा लॉयजल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर मटिल्डा लॉयजल ने नेकलेस न खोया होता तो हर हस्बैंड माइट नॉट हैव टेकन द ह्यूज लोन टू रिप्लेस द नेकलेस दैट ruined द 10 years ऑफ देयर लाइव्स। तो उसके हस्बैंड को इतना ह्यूज लोन, इतना बड़ा लोन नहीं लेना होता नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। दैट ruined द 10 years ऑफ देयर लाइव्स, जिसने उनके जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिए। इट टुक 10 years टू रिपे द बोरोड मनी, बोरोड मनी को यानी उधार लिए हुए धन को रिपे करने में, चुकाने में 10 साल लग गए थे। दे हैड टू लिव अ हार्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उनको गरीबी से भरा हुआ कठिन जीवन बिताना पड़ा था। दे हैड टू मूव टू अ चीप रूम, उनको अपना फ्लैट छोड़ करके एक सस्ते कमरे में जाना पड़ा था। मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ, और मटिल्डा को खुद ही अपने घर का पूरा काम करना पड़ता था। शी लुक्ड एन ओल्ड वुमन ऑफ अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब घर की बूढ़ी महिला की तरह दिखने लगी थी। हर हस्बैंड हैड टू वर्क इवन इन द इवनिंग्स एंड नाइट्स टू रिपे देयर बोरोड मनी, उनके उधार लिए हुए धन को चुकाने के लिए उसके हस्बैंड को इवनिंग्स और नाइट्स में भी काम करना पड़ता था। मटिल्डा कुड हैव सेव्ड हरसेल्फ एंड हर हस्बैंड फ्रॉम ऑल द ट्रबल दे वेंट थ्रू इफ दे हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर उन्होंने नेकलेस ना खोया होता तो मटिल्डा खुद को और अपने हस्बैंड को इस सारी ट्रबल से, इस सारी परेशानी से बचा सकती थी जिससे होकर वो गुजरे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। ये आपके 8th चैप्टर भोली से लिया गया है क्वेश्चन। और अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप भोली की फैमिली के बारे में जानते होंगे।
तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, हेलो आई एम भोली, हेलो मैं भोली हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फैमिली, माई चाइल्डहुड एंड माई प्रेजेंट लाइफ। मैं आपको अपनी फैमिली, अपने बचपन और अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। इन माई फैमिली माई फादर रामलाल वॉज अ नंबरदार। मेरी फैमिली में मेरे पिता रामलाल एक नंबरदार थे। माई फादर हैड 3 sons एंड 4 daughters। मेरे पिता के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। मैं उन सभी में सबसे छोटी थी। माई फादर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट मी। मेरे पिता हमेशा मेरे लिए चिंतित रहते थे। इट सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर माई फादर टू मैरी मी एज आई हैड एन अगली फेस एंड अ डम माइंड। मेरे पिता के लिए बहुत ही मुश्किल था मेरा विवाह करना, क्योंकि मेरा फेस अगली था और मेरा माइंड डम था। माई चाइल्डहुड लाइफ वॉज सिंपल। बचपन का मेरा जीवन बहुत ही साधारण सा था, बट सेंसिटिव, लेकिन बहुत ही संवेदनशील था। अनफॉर्चुनेटली आई सफर्ड फ्रॉम अ हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स इन माई चाइल्डहुड। दुर्भाग्य से अपने बचपन में मेरे सर पर एक चोट लग गई थी और मुझे स्मॉल पॉक्स हो गए थे। आई कुडेंट स्पीक टिल आई वॉज 5 और 5 साल की उम्र तक मैं बोल भी नहीं सकती थी। द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड माई होल बॉडी लीविंग ब्लैक पॉक मार्क्स। और स्मॉल पॉक्स के अटैक ने मेरे पूरे शरीर को डिसफिगर कर दिया था। लीविंग ब्लैक पॉक मार्क्स, मेरे शरीर पर काले चेचक के निशान छोड़कर। माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी मी टू अ लेम ओल्ड मैन। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मेरा विवाह एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से करेंगे, हु वॉज अ विडोअर, जो कि एक विधुर था। हाउएवर ही वॉज रिच, फिर भी वो अमीर था, एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, और उसने कोई भी दहेज की मांग नहीं की थी। बट ऑन द वेडिंग डे, लेकिन शादी वाले दिन, द ब्राइड ग्रूम डिस्कवर्ड दैट आई हैड पॉक मार्क्स। ब्राइडग्रूम ने ये पता लगा लिया, ब्राइडग्रूम को ये पता चल गया कि मेरे पॉक मार्क्स हैं, मेरे शरीर पर चेचक के निशान हैं। एंड ही डिमांडेड डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग मी, और मुझसे मैरी करने के बदले, मुझसे विवाह करने के बदले उसने डाउरी की डिमांड, दहेज की डिमांड रख दी। आई कुड नॉट बेयर ऑल दिस, मैं इस सबको सहन नहीं कर सकी। एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी एंड मीन ओल्ड मैन, और ऐसे लालची और स्वार्थी बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने से मैंने मना कर दिया। माई प्रेजेंट लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड ऑफ, और मेरा आज का जीवन, जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है, वो अब वैसी है जैसी मैंने सपने में देखा था। आई हैव बिकम अ टीचर नाउ, मैं अब एक टीचर बन चुकी हूँ। इट इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, अब मेरे लिए खुद को तलाशने का समय है। एज अ टीचर आई विल श्योरली मोटिवेट एंड हेल्प माई स्टूडेंट्स टू ओवरकम सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल अदर इनजस्टिसेस जस्ट एज माई टीचर डिड। और एक टीचर के रूप में आई विल श्योरली मोटिवेट एंड हेल्प माई स्टूडेंट्स, मैं निश्चित रूप से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँगी और उनकी हेल्प करूँगी, जिससे कि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सके एंड ऑल अदर इनजस्टिसेस, और भी दूसरे अन्याय का सामना कर सके, जस्ट एज माई टीचर डिड, ठीक उसी तरह जैसे मेरी टीचर ने किया था। तो ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले जो 2 वीडियोस मैंने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के अपलोड किए हैं, उनको भी आप देख करके पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।